बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बिज़नेस प्लस एग्री इनकम के हवाले से टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल था कि बिज़नेस प्लस एग्री इनकम कैसे होगी। तो जैसे कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले ही मैंने इसको ड्राफ्ट में किया हुआ था और कुछ वर्किंग की हुई थी, तो इस वर्किंग को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इनकम एंड अदर सोर्सेज है और इनकम फ्रॉम बिज़नेस है और इसके अलावा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है। तो नॉन रेजिडेंस का जो स्टेटस है वो भी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट फाइलिंग के ऊपर जाएंगे। स्टार्ट फाइलिंग के ऊपर जैसे भी जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट मेरी जो ऑलरेडी वर्किंग हुई हुई है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के हवाले से, तो क्योंकि बिज़नेस जो हमारा है रेलिवेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के हवाले से है, तो उसकी वर्किंग ऑलरेडी मैंने की हुई है। तो इसमें सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू आएगा एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज, तो ये ऐड करेंगे तो आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप 10 लाख मेरे केस में 25,000 है, यहाँ पे मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा तो ये आपको एंड पे पूरे कॉलम जो है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में भी चला जाएगा और ये सारा कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशंस वगैरह, आपके फ्रेट वगैरह अगर आपके केस में है तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरे केस में है तो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ सेल सर्विसेज ये टोटल होकर आ रही हैं। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि न्यू अप बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, ये ज़्यादा कोई लंबा बिज़नेस नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक लो है। और इसके अलावा सैलरीज वेजेस जो हैं वो भी लो है, क्योंकि रिसेंटली जो ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था 2026 के एंड पे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पे चले जाएंगे अदर रेवेन्यू पे, इसमें भी कुछ नहीं है, अदर रेवेन्यू स्किप कर देंगे। ये सारी चीज़ें स्किप करके बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एक एरर आता है, अक्सर लोगों को आता है, मैं एंड पे समझाऊंगा। तो इसके बाद आ जाते हैं रिसीप्ट एंड डिडक्शंस के ऊपर। इसमें अगर आपका कोई बनता है तो वो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके रेलिवेंट नहीं है। आपने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स पे जाना है और एडजस्टेबल टैक्स में इसमें समरी जो है, समरी में पहले नज़र आ रहा था, अगर आप स्टार्ट में देखें तो 15,000 एक टैक्स पे किया गया है 236C का, जो कि प्रॉपर्टी सेल के ऊपर लगता है। तो हम 236C को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपके सामने सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर टू करंट टैक्स ईयर में। तो 15,000 जो है ये हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड हो गया और हम चले जाएंगे कंप्यूटेशन के ऊपर। और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है नीचे रिफंडेबल टैक्स, क्योंकि रिफंडेबल टैक्स बनता है, हमने ये पे किया हुआ है। हमारी जो स्लैब्स है वो 6 लाख से कम है, तो इसलिए ये जो टैक्स पे किया हुआ है ये रिफ़ंड हम क्लेम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जाएंगे। एग्रीकल्चर में 2 चीज़ें याद रखनी है। आपने अगर प्रॉपर्टी इसमें ऐड की हुई है तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं की हुई तो फिर आपको ऐड करने का कहा जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे मैं इसमें अपनी जो एग्री इनकम है उसको डिक्लेयर कर दूँगा। इनकम का तरीक़ेकार यही होता है, एक्सपेंसेस निकाल के जो है वो इनकम को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा मैं। एग्जेम्प्टेड है क्योंकि FBR पे जो फेडरल का जो ये टैक्स फॉर्म है इसमें एग्जेम्प्टेड है, बट ये प्रोविंशियल जो है वो कलेक्ट करती है और इसका प्रोविंस में ये होता है कि 3 लाख से अगर कम है तो फिर जो है प्रोविंस इसके ऊपर टैक्स नहीं लेती, अगर ज़्यादा है तो फिर इसके ऊपर टैक्स लेगी। तो अगर आपका प्रोविंस में कटा हुआ है टैक्स तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव करूँगा तो आपका ये इनकम फॉर्म जो है इसमें चला जाएगा अलाउंसेस, रिडक्शंस, विद होल्डिंग टैक्स आ गया और कंप्यूटेशन आ गया। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब फर्दर जो है ये हमारी टोटल इनकम आ रही है 7,43,500 और ये 7,43,500 आगे भी जा चुका होगा रिकनसाइल अमाउंट में। और यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड है वो भी आ चुकी है और नीचे रिफ़ंड भी आ चुका है। तो सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट ठीक से काम कर रही हैं। आगे हम वेल्थ स्टेट में आ जाएंगे, रिकनसाइल अमाउंट के ऊपर आएंगे। रिकनसाइल अमाउंट में आप यहाँ पे देखेंगे एग्जेम्प्टेड जो इनकम है वो भी आ चुकी है, खुद से मैंने ऐड नहीं की, खुद से आ चुकी है। और साथ जो है टोटल इनकम भी आ चुकी है और जो टैक्सेबल इनकम है वो भी आ चुकी है। नीचे ये रेड आ रहा है और साथ रीजनिंग भी आ रही है। ऑन रिकनसाइल अमाउंट जो है वो भी टोटल आ रही है। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो बेसिकली गिफ्ट है तो गिफ्ट वगैरह हम ऐड करेंगे। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको
यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो या गिफ्ट हो, इसमें आपको आईडी कार्ड नंबर देना ज़रूरी है। तो हम आईडी कार्ड देंगे और फिर उसके बाद इसको ऐड कर देंगे और जितनी अमाउंट होगी वो ऐड कर देंगे और साथ जो टैक्स ईयर है वो भी हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से होगा। जहाँ पे मेरे केस में क्योंकि जो पर्सन है उसका जिसका मैं आईडी कार्ड दे रहा हूँ तो वो एफबीआर में रजिस्टर नहीं है। अगर एफबीआर में रजिस्टर नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक इशू आएगा और यहाँ पे आ रहा है नेम अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड इसलिए है क्योंकि नेम को ऑलरेडी यहाँ पे एफबीआर में रजिस्टर नहीं है तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर सका। तो यहाँ पे हम खुद से लिखेंगे नेम और जो नेम होगा उसको लिख के फिर साथ इसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे और साथ ही इसको सेव कर देंगे ताकि ये डिटेल रहे। तो नेम मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और साथ ही डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये मैं ऐड कर दूँगा और इसमें टोटल जो है ये लिख लेंगे जितना भी मरला होगा। आपके एंड पे जितने मरले हैं वो आप लिखेंगे, मेरे एंड पे जितने मरले हैं मैं उसको लिख के यहाँ पे ऐड कर दूँगा। सेव पे जाएंगे, प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी और इसके बाद फिर ये है कि इसमें आप जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये आ जाएगा। सेव कर देंगे यहाँ पे। ये टोटल मेरे सपोज़ मैं 20 मरला है तो 20 मरला कर लेता हूँ और इसकी अमाउंट लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें ये अब ये कॉलम जो है इसमें मैं लिख सकता हूँ। तो इसमें मैं अमाउंट डाल दूँगा। इसमें मैं देख लेता हूँ कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनहेरिटेड है। ये चीज़ें मैं जो है एक्चुअल में और हैं। ये अगर सारी चीज़ें प्रॉफिट इसमें इनहेरिटेंस में है तो आपने टोटल जो है अमाउंट देनी है। तो इसमें 10 लाख एंड 17 लाख टोटल बन रहा है। तो टोटल जो 17 लाख है आप इनहेरिटेंस में दे देंगे तो ये इसमें आ जाएगा। इनहेरिटेंस में जाके हम यहाँ पे 17 लाख दे देंगे, यहाँ पे 17 लाख आ जाएगा टोटल और हम कर देंगे कैलकुलेट। अब नीचे आपको जो अमाउंट नज़र आ रही होगी वो माइनस में आ रही होगी और ये वो वाली अमाउंट है जो कि आपने इसको जो इनकम फ्रॉम इनकम ली है, जो एग्जेम्प्टेड इनकम है और जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है एग्जेम्प्टेड और दूसरी बिजनेस से इनकम है। तो ये टोटल होके नीचे अभी अनरिकनसाइल अमाउंट में आ रहा है। 17 लाख जो है ये यहाँ पे मैंने सपोज किया है। एक्चुअल जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वो 5 लाख है तो यहाँ पे मैं 5 लाख कैलकुलेट कर लूँगा और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी क्योंकि कम है तो जितनी बनती है 5 मरला उसको मैं इस तरीके से, क्योंकि अक्सर भाइयों का ये क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रॉपर्टी अपडेट नहीं होती। तो प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है, बेसिकली वो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी एडिड है उन्हीं को आप अपडेट करने की कोशिश करते हैं और कम इंफॉर्मेशन दे के अपडेट करते हैं तो वो फिर अपडेट नहीं होती। तो चेंज सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे मैं इसको अब जो है पर्सनल यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो हम ऐड कर देंगे। एक्सपेंसेस के कॉलम में जाएंगे, रिकनसाइल में जाएंगे, एंड पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो यहाँ से जितने भी एक्सपेंसेस हैं खास तौर पे जिनके ऊपर आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हो तो वो आपने लिखने हैं। अदर पर्सनल है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, लोकल ट्रैवलिंग है और इसके अलावा आपका आगे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन्स, जितने भी आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं आप उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप अमाउंट देंगे। हाउस होल्ड ज़्यादा होता है तो आप हाउस होल्ड जितना आपके है एक एस्टिमेटेड फिगर होती है वो आप एस्टिमेटेड फिगर लिख सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट फिगर जो है कैलकुलेशन क्योंकि साल भर का तो होता नहीं है। लोकल ट्रैवलिंग भी एस्टिमेटेड होगी, इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्ट होगी आपकी, टेलीफोन जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं वो सर्टिफिकेट्स आप एग्जैक्ट देंगे यहाँ पे और नीचे आपका आ जाएगा कैलकुलेट कर देंगे इसको तो यहाँ पे आपके टोटल एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे और नीचे जो अनरिकनसाइल अमाउंट है उसमें भी ये यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। अब इसमें सेव कर लेंगे, ऊपर से जाके सेव करेंगे। सेव करना होगा ऊपर जाके हमें और फिर पर्सनल एसेट्स यहाँ पे आप रिकनसाइल अमाउंट
यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी एक्सपेंसेस फ्रॉम दी फैमिली जो है वो आप ऐड कर देंगे। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैमिली, क्योंकि ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम लोगों का होता है, तो फिर वो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी फैमिली होती है। यहाँ पे अभी तक फैमिली में आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये आ जाएंगी। आप कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैमिली ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे, चेंज सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको 1 मिनट प्लीज़, यहाँ पे नो करके एक, यहाँ पे आपको पेबल अमाउंट है तो उसको पेबल अमाउंट लोन वगैरह है, पर्सन का नेम लिखना होगा, आईडी कार्ड लिखना होगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ नेम ही लिख रहा हूँ, आईडी कार्ड नहीं लिख रहा। यहाँ पे आप पेएबल अमाउंट अगर आपके एंड पे है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अब इस पर्सन की जो रिटर्न मैं कर रहा हूँ, इसमें एक मसला ये है कि 2026 की मैं रिटर्न कर रहा हूँ और इसकी 2025 का जो रिटर्न है वो इसको 114(4) का नोटिस आया हुआ है, और अब इसका 114(4) का नोटिस है उसको भी रिजॉल्व करना है। और ये अभी आपको देखें वहाँ पे जो बिजनेस एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ वगैरह, वो बिज़नेस बैलेंस शीट को कंप्लीट करने का कह रहा है। तो यहाँ पे टोटल एसेट और कैपिटल है, तो टोटल एसेट और कैपिटल जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आगे बैलेंस शीट में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऐड करेंगे हम इसको बिजनेस में, पहले जाके बिजनेस ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है। बिजनेस नेम लिखेंगे और उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो लिखेंगे, सर्विसेज हैं, और इसके बाद फिर दोबारा से इसके नेम लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसका नेम लिख के आगे फिर इसको पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट दोनों जगह पे लिखना है। और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग बिजनेस डेट लिखनी है और एंडिंग नहीं लिखनी। अगर एंडिंग लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका बिजनेस क्लोज हो गया है। तो बिजनेस स्टार्टिंग डेट लिखें, एंडिंग जब ये एंड हो जाए तो तब आपने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे आ गया डाटा। अब इसको हम लिखेंगे कैपिटल में, बिजनेस कैपिटल में। बिजनेस कैपिटल में जाके जितना कैपिटल है आपका वो लिखेंगे आप। यहाँ पे हम कैपिटल मेंशन करते हैं। रिकनसाइल अमाउंट में कैपिटल देख रहे हैं मैं, लेकिन नहीं नज़र आ रहा। अब इसको हम बिजनेस बैलेंस शीट में कैपिटल को मेंशन करेंगे तो तभी यहाँ पे शो होगा। पहले ये होता था कि बिजनेस का नेम भी यहाँ पे ऐड कर देते थे और बिजनेस कैपिटल। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर तो आपका बिजनेस जो है कंपनी है, एओपी है, तो फिर आप इसमें नंबर दे के ऐड कर सकते हैं कैपिटल को। अदरवाइज जो आपका जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो आप ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें बैलेंस शीट में अब जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे तो बैलेंस शीट जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें तब कैपिटल आएगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। पिछले फॉर्म में ये होता था कि हम यहाँ से ही ऐड करते थे, नेम भी ऐड हो जाता था और साथ ही जो कैपिटल है वो भी ऐड हो जाता था। बट अभी जो बिज़नेस कैपिटल है एओपी कंपनीज वगैरह का है वो ऐड होगा। दूसरा जो है वो खुद यहाँ पे सिंक करके ले आएगा और वो वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बिज़नेस जो स्टेटमेंट है आपकी उसमें ऐड नहीं करेंगे, जिसमें ये यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा। तो बैलेंस शीट में हम ऐड कर लेते हैं कैपिटल जो है जितना भी आपका है वो आपके केस में वो आपने ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ और साथ ही अदर एसेट्स में 1 लाख रुपीज़। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस शीट हमेशा जो है बराबर होनी चाहिए दोनों साइडों से। तो बैलेंस शीट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जो है इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वेल्थ स्टेटमेंट पे जो हमारा कैपिटल है वो पहुँच गया है। तो ये बिल्कुल जी 1 लाख रुपए हमारा बिजनेस कैपिटल जो है ऑटोमेटिकली पहुँच गया। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे लास्ट फॉर्म की तरह तो वो यहाँ पे आपको लिखने नहीं देगा। सेव कर लेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे नेट एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर सबमिशन के ऊपर आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर के जो नेट एसेट्स हैं वो हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है करंट ईयर में और एसेट्स वगैरह, बट इसकी जो 2025 की 114(4) की रिटर्न पेंडिंग है उसमें ये आएगा, क्योंकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी 2023 की हैं। तो हमें 2023 तक जो रिटर्न गलत किसी ने सबमिट करवाई है वो भी रिवाइज़ करना होगी, और 2023 की भी जो है रिटर्न को हमें 114(4) के नोटिस के मुताबिक ऐड करके इसको हम करना पड़ेगा। तो अनरिकंसाइल अमाउंट अगेंस्ट मस्ट बी ज़ीरो ये कह रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें जो अमाउंट हमने डाली हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनहेरिटेंस वगैरह में और लोन वगैरह में वो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और मज़ीद इसको यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो इसका नेट एसेट है वो यहाँ पे लिखा है हमने एज इट इज़, क्योंकि 2023 से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, बट लास्ट जो इसका कंसल्टेंट था उसने यहाँ पे ऐड नहीं की, और ये फिर हमें अब पीछे जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो रिवाइज़ करना पड़ेगी। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको और सेव कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो है हम इसको जो है कर देंगे, और इसके बाद फिर जो है एसेट्स जो हैं यहाँ पे इसको हम कर देते हैं रिमूव, और रिमूव करने के बाद जो है दोबारा से जो है एसेट्स हम लिखते हैं, और फिर इसके बाद जो है एनी अदर एसेट्स में जाएंगे। एनी अदर एसेट्स में कैश इन हैंड है, वो हम कैश इन हैंड यहाँ पे ऐड करेंगे, और जितना भी जो हमारी अमाउंट है वो कैश इन हैंड में ऐड कर देंगे। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो हमारी ये वाली अमाउंट है इसको हम ऐड करेंगे पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ में कैश इन हैंड में। तो यहाँ पे कैश इन हैंड में ये अमाउंट आ जाएगी, और जैसे ही ये कैश इन हैंड में अमाउंट आएगी तो आपका जो अनरिकंसाइल अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, और अनरिकंसाइल अमाउंट जैसे ही आपका ज़ीरो होगा आप इस पोजीशन में है कि आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने रिटर्न सबमिट करनी है, और पहले सक्सेसफुली चेंजेस जो है वो कर लेने हैं। पिन का